गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 14 जब मैं पढ़ता था को पढ़ेंगे। यह एक संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है इसका अर्थ मैं आपको बताती हूँ। संस्मरण का अर्थ होता है अपने जीवन में घटित महत्वपूर्ण बातें या कुछ ऐसे कार्य जो हमेशा हमें याद रहते हैं, उनके बारे में बताना संस्मरण कहलाता है। आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं जब मैं पढ़ता था, यह है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का एक संस्मरण है। ठीक है, उन्होंने उनकी जो आत्मकथा थी उसके बारे में अपने बचपन की कुछ बातें बताई गई हैं। तो उन बातों में से ही कुछ बातें आज इस संस्मरण में दी गई हैं। तो बच्चों, इस पाठ को हम शुरू करते हैं। मेरे पिता का नाम करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था बच्चों? मोहनदास करमचंद गांधी। उनका नाम मोहनदास था और करमचंद उनके अपने पिता का नाम लगाते थे वो, तो उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। मेरी माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी जी की माता का नाम क्या था? पुतलीबाई था। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। वे धार्मिक विचारों की महिला थी। पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं करती थी। अब सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर अपने पिताजी के बारे में बताया है कि वो उनका नाम करमचंद गांधी जी था और वे कैसे थे? सत्यप्रिय थे, मतलब हमेशा सत्य का ही साथ देने वाले थे, और साहसी भी थे और उदार, दूसरों की सहायता करने वाले भी थे। और उनकी माता का नाम पुतलीबाई था और वे धार्मिक विचारों की महिला थी। और वो क्या करती थी कि जब तक वो खाना नहीं खाती थी, कब तक नहीं खाती? जब तक वो पूजा नहीं कर लेती थी। मेरा जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ। पोरबंदर कहाँ है बच्चों? पोरबंदर गुजरात में आता है। तो उनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। वहाँ से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी आयु 7 वर्ष की थी। अब पोरबंदर से उनके पिताजी राजकोट चले जाते हैं, तब गांधी जी की जो आयु थी वो कितने वर्ष की थी? 7 वर्ष की थी। पाठशाला से फिर ऊपर के स्कूल में और वहाँ से हाई स्कूल में गए। बचपन में मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखा था। बार बार उसे देखने की इच्छा होती। रात को हरिश्चंद्र के सपने आते। बार बार मेरे मन में यह बात उठती कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों ना बने। यही बात मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति दुख उठाना पड़े, पर सत्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गांधी जी ने क्या बचपन में एक नाटक देखा था, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का। तो तब से ही उनके मन में ये सवाल आता था कि सब लोग इसी तरीके से व्यवहार क्यों नहीं करते, सब लोग सत्य का साथ क्यों नहीं देते हैं। तो उनको सपने भी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के ही आते थे। और तो उन्होंने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे चाहे कितने ही कष्ट उठाने क्यों ना पड़े, मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र की तरह ही बनूंगा। शुरू से ही अपने आचरण की ओर मैं बहुत ध्यान देता था। यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू भर आते थे। वो अच्छा बनने की कोशिश करते थे हमेशा कि मैं एक अच्छा आदर्श व्यक्ति बन के रहूं या आदर्श बच्चा बन के रहूं, और इस बात का हमेशा ध्यान रखते थे वो। और यदि भूल से कोई इनसे गलती हो जाती तो उनकी आंखों में आंसू भर आते थे। शिक्षक का कुछ कहना ही मेरे लिए असह्य हो जाता। उनको ये लगता था कि मैंने गलती क्यों की। यदि शिक्षक ने उनको कुछ कह दिया तो उनको लगता कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने से बड़ों तथा शिक्षकों का अप्रसन्न होना मुझे सहन नहीं हो पाता था। वो सबको खुश रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई उनसे अप्रसन्न हो, कोई उनसे खुश ना हो। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। उन्होंने किताबों में पढ़ा था कि जो हम कहते हैं ना मॉर्निंग वॉक पर जाना अच्छा होता है अपने हेल्थ के लिए। तो उन्होंने भी पढ़ा था किताबों में कि सैर करना, जो सुबह की सैर होती है, खुली हवा में घूमना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो उन्होंने इस आदत को भी अपने अंदर डाल लिया कि मुझे सैर करने जाना ही है। सैर करना भी एक प्रकार का व्यायाम ही है। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया।
मैं एक भूल की सज़ा आज तक पा रहा हूँ। लिखाई में अक्षर अच्छे होने की ज़रूरत नहीं, यह विचार मेरे मन में बैठ गया था। गांधी जी को क्या था, उन्होंने ये समझा कि जो हमारी हैंड राइटिंग होती है उसको अच्छा होना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन इस बात का पछतावा उनको बाद में जाकर हुआ, जब वो बड़े हुए, समझदार हो गए। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया। मैंने देखा कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। अब उनको पता चल चुका था कि हमारी जो अक्षर होते हैं वो भी सुंदर होने चाहिए, उनकी भी एक भूमिका होती है कि सामने वाला, यदि बच्चों आप सुंदर लिखोगे तो आपके जो टीचर है, वो जो आपके अध्यापकगण हैं, वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे कि कहेंगे वाह, इस बच्चे की हैंड राइटिंग कितनी सुंदर है। तो इसी तरीके से सामने वाला राइटिंग को देख के भी, अक्षरों को देख के भी प्रभावित होता है। और गांधी जी ने माना कि जब तक हमारी लिखाई अच्छी नहीं होगी तब तक हमारी शिक्षा भी अपूर्ण है। बाद में मैंने अपने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, परंतु पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है क्या? तो गांधी जी का कहना कि उन्होंने कोशिश करी कि वो अपनी राइटिंग को सुधारें, किंतु वो सुधर नहीं सकी, क्योंकि जो राइटिंग बचपन में एक बार में आ जाती है वो उसको हम कितना भी सुधारने की कोशिश करें वो सुधर नहीं पाती है। सुलेख शिक्षा का जरूरी अंग है, इसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। बच्चा जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो सकते हैं। अब गांधी जी ने बताया कि जो सुलेख है, जो हम लिखते हैं, वो क्या है, शिक्षा का एक जरूरी अंग है। उसके लिए क्या आना चाहिए, चित्रकला आनी चाहिए, हमें चित्र बनाने आने चाहिए। क्योंकि जब बच्चा चित्र बनाता है तो रेखाएं, आड़ी टेढ़ी सीधी रेखाएं खींचेगा, उसके माध्यम से वो पेंसिल पकड़ना आदि चीज़ें सीख जाता है। तो उससे क्या होगा, उसकी राइटिंग भी सुधर सकती है। मैं हाई स्कूल में मंदबुद्धि विद्यार्थी नहीं माना जाता था, पर जहाँ तक याद है मुझे अपने होशियारी पर कभी गर्व नहीं हुआ। इनाम या छात्रवृत्ति पाने पर मुझे आश्चर्य होता था। उनका कहना था कि हाई स्कूल में जब पहुँचे तो कोई उन्हें मंदबुद्धि नहीं कहता था, वो पढ़ने में ठीक ठाक थे, लेकिन अच्छे थे वो पढ़ने में। और वो कहते हैं कि मैंने कभी अपने आप पर घमंड नहीं किया, और उनको इनाम भी मिलती थी और छात्रवृत्ति भी मिलती थी, लेकिन इस बात का उन्हें कोई आश्चर्य नहीं था। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख ना था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया, इस बात का बड़ा दुख था। यह बात पहली या दूसरी कक्षा की है। उनको एक अपने जीवन की घटना याद रही कि उन्होंने गलती नहीं की थी, लेकिन फिर भी उनको सजा मिली थी। दूसरी घटना 7वीं कक्षा की है। उस समय के हमारे हेडमास्टर ने ऊपर की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम और क्रिकेट को अनिवार्य कर दिया था। इसमें मेरा मन नहीं लगता था। वहाँ ना जाने में मेरा संकोची स्वभाव भी एक कारण था। उस समय मेरे मन में यह गलत विचार घर किए हुए था कि व्यायाम का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है। बाद में समझा कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों, एक चीज़ आपको मैं बताती हूँ कि कोई भी चीज़ होती है उसका एक दूसरे से जुड़ा होना ज़रूरी होता है। अब जब हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो उससे क्या होगा, जैसे सोचो आप मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हो मॉर्निंग में, तो जब आप जाओगे तो वहाँ पर घूमना आपको अच्छा लगेगा, आप तरोताज़ा महसूस करोगे और पूरे दिन आप फ्रेश रहोगे। तो उसी तरीके से ये था। और तो उससे क्या होगा, जब हम पूरे दिन फ्रेश रहेंगे तो हमारा मन पढ़ाई में अच्छे से लगेगा। जब व्यायाम अनिवार्य होने से व्यायाम में अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर जाकर उनकी सेवा में लग जाता। अब व्यायाम अनिवार्य होने से इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा। मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने का प्रार्थना पत्र दे दिया, पर हेडमास्टर साहब कब छोड़ने वाले थे। एक तो उन्होंने बताया था कि उनकी व्यायाम में रुचि नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो समझते थे शिक्षा के साथ व्यायाम का कोई संबंध नहीं है। और दूसरा रीज़न उन्होंने बताया कि पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। तो वो क्या करते थे, अब स्कूल से आते और
अपने पिताजी की सेवा में लग जाते थे। अब क्या होगा कि व्यायाम जब वो करेंगे तो अपने पिताजी की सेवा वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने अपने हेडमास्टर साहब को एक प्रार्थना पत्र लिख दिया कि मेरे पिताजी की मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, वो अस्वस्थ हैं, तो मैं व्यायाम करने नहीं आ सकता। लेकिन हेडमास्टर साहब उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले थे, वो उसके पीछे लगे ही रहे। एक शनिवार को सवेरे का स्कूल था, शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी नहीं थी, आकाश में बादल थे, इसलिए मुझे समय का पता ही नहीं चला। बादलों से धोखा खा गया। जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे ना आने का कारण पूछा गया। मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने उसे नहीं माना और मुझे 1 या 2 आना ठीक से याद नहीं, दंड देना पड़ा। एक दिन का टाइम था और बादल हो रखे थे, उनके पास घड़ी भी नहीं थी, तो उनको टाइम का पता नहीं चला और वो मैदान में लेट पहुंचते हैं व्यायाम के लिए। तो सब लोग जा चुके होते हैं, उनसे कारण पूछा गया, तो उन्होंने जो कारण था वही बता दिया। तो उसके लिए जो हेडमास्टर साहब थे, उन्होंने उनको 1 या 2 आना, पहले आने चलते थे, जैसे अभी 25 पैसे 1 रुपया चलते हैं, पहले आने में होते थे पैसे, 1 आना या 2 आना उनको दंड भी देना पड़ा था। मैं झूठा नहीं हूँ, ये कैसे सिद्ध करूँ? कोई उपाय ना था। मैं मन मारकर रह गया, रोया, पर बाद में समझा कि सच बोलने वाले को कभी भी असावधान नहीं रहना चाहिए। अब गांधी जी बताना चाहते थे कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, वो गलत नहीं है। फिर भी वो सोचे अब मैं इस बात को कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने जो कहा है वह सही कहा है। लेकिन उन्होंने बाद में एक बात समझ में आ गई उनको कि जो सत्यवादी इंसान होता है उसको हमेशा सावधान ही रहना चाहिए, कभी भी असावधान नहीं रहना चाहिए। जैसे उनके पास घड़ी नहीं थी, उन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया और उनका टाइम निकल गया था। तो बच्चों, ये थी गांधी जी का एक संस्मरण, उनके बचपन की कुछ घटनाएं जो हमने इसमें पढ़ी। अब मैं आपको कुछ शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, उनको बता देती हूँ। पहला है सत्यप्रिय। सत्यप्रिय का मतलब होता है सत्य से जिसे सत्य प्यारा हो, अर्थात जो हमेशा सत्य बोलता हो। असह, जो सहन ना कर सके। गर्व, अभिमान या घमंड। उदार, दयालु। मंदबुद्धि, कम समझदार, जिसमें बुद्धि कम होती है। छात्रवृत्ति, जब कोई छात्र होता है वो पढ़ने में अच्छा होता है तो सरकार द्वारा या स्कूल द्वारा उसको कुछ छात्रवृत्ति मिलती है, कुछ इनाम मिलता है, तो उसको कहते हैं छात्रवृत्ति, यानी कि हिंदी का वर्ड है इसमें वजीफा। तो बच्चों, आज हमने मोहनदास करमचंद गांधी का संस्मरण पढ़ा। आपको ये कैसा लगा? मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा और कुछ रोचक बातें जो गांधी जी की थी वो आपको पता चली। और महात्मा गांधी जी जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए बच्चों आप भी सोच लो कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें हमेशा सत्य का ही साथ देना चाहिए। तो ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।